जब हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सीखते हैं तो हमें हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, पता नहीं काम करता होगा कि नहीं करता होगा, काम करता होगा तो कैसे करता होगा। जब आपको कोई पॉइंट्स बताता होगा एक्यूप्रेशर का खुद से लगाने के लिए, कभी कभी लगाने के बाद आप ठीक भी हो जाते होंगे, फिर भी सोचते होंगे कैसे काम करता है पता नहीं, लगाने से कम कैसे हो जाता है, फीवर में पॉइंट लगाते हैं कम कैसे हो जाता है, बीपी कम कैसे हो जाता है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में रहते हैं, उन सभी का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता है कहाँ से सीखना चाहिए, है ना, कहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड है, क्या मैं इससे प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बहुत तरह का क्वेश्चन होता है। मैं क्लिनिक खोल सकता हूँ कि नहीं खोल सकता, मेरा क्लिनिक चला सकते हैं, है ना। ये सीखने के बाद हम क्लिनिक चला सकते हैं या फिर कहीं से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बहुत तरह का क्वेश्चन होता है दिमाग में। रिजल्ट आता भी है तो किस तरह के प्रॉब्लम में ज्यादा रिजल्ट आता है ना, किस तरह से ये काम करता है, किसी ने पूछ दिया अगर। कभी कभी बहुत सारे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनको ही कोई क्वेश्चन पूछ देता है, काम तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा ले लेते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा ले रहे होते हैं। लेकिन किसी ने क्या पूछा ये कैसे काम करता है, और फिर थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ जाता है कि वो थोड़ा सा बताने में उतना कंफर्ट नहीं फील करते हैं। तो उन सभी वो सभी आंसर भी आप सभी के पास होने चाहिए। जब आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको सारी थ्योरी पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है ना, क्यों काम करता है। तो उन्हीं उन्हीं सब करीब में हम लोग बात करेंगे और क्या क्या सीखना है एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में। एक्चुअली में ये फुल एक्यूपंक्चर का क्लास है, जिसे हम टीसीएम एक्यूपंक्चर बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। बट उसे हम लोग इंडियन क्लासिकल, है ना, ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन के रूप में हम लोग जानते हैं। बट इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाइना ने इसको डेवलप किया है, भले ही ये हमारी अपनी पद्धति है, इंडियन पद्धति है। बट चाइना ने इसे बहुत ही अच्छे से रिसर्चेस किया और उस पर ये विशेष रूप से काम किया। और बहुत सारे जो बड़े बड़े वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक्यूपंक्चर के अस्पताल हैं। इमरजेंसी में लोग, जहाँ पे इमरजेंसी ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, तो लोग सीपी का चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड जो केस होते हैं वो उस एक्यूपंक्चर के हॉस्पिटल में जाते हैं, ना कि किसी मेडिकल हॉस्पिटल। हालांकि उस एक्यूपंक्चर के हॉस्पिटल में भी मेडिकल का सारा व्यवस्था उपलब्ध होता है। जैसे हम लोग आज मेडिकल हॉस्पिटल में हम लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का सुविधा देते हैं, यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन बाहर में इंडिया से बाहर जो है वो चाइना स्पेशली कंट्री है जहाँ पे एक्यूपंक्चर का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे मेडिकल जो एलोपैथ मेडिकल जो साइंस है वो उनका सपोर्ट के लिए वहाँ पे रहता है। तो बहुत ही डेवलप्ड साइंस है टीसीएम एक्यूपंक्चर, और बहुत ही बिग साइंस है, बहुत ही डिटेल में काम करता है। और आज टीसीएम एक्यूपंक्चर के बारे में आप इतना कह सकते हैं कि जिस तरह से आप मेडिसिन सर्च करते हैं, कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो लेने के बाद आप सर्च करते हैं इसमें क्या कंपोजिशन है, इसका क्या इंडिकेशन है ना। कोई भी मेडिसिन खाने से पहले आप चेक करते हैं क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना। सभी कुछ देखने के बाद आप मेडिसिन खाते हैं आज के डेट में। तो आपको बता दूं कि आप इसी तरीके से आज एक्यूपंक्चर के भी सारे डाटा लगभग साइट्स पे अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है, ये पॉइंट्स, तो आप उस पॉइंट को सर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये पॉइंट किस किस प्रॉब्लम में काम में आता है, डॉक्टर मेरा किस चीज का इलाज कर रहा है। पहले पता नहीं चलता था, है ना, क्योंकि पहले तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे जो, अब एडिक्शन वाले पेशेंट कभी नहीं आएंगे आपके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए। एडिक्शन वाले उनके फैमिली मेंबर लेके आते हैं, और फैमिली मेंबर भी उनके लेके आते हैं क्या, तो उनको क्या हो गया, उनको कमर दर्द है, बट उनको साइड से डॉक्टर को बोल देते हैं कि इनको थोड़ा एडिक्शन वाला प्रॉब्लम है, गुटखा बहुत खाते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, थोड़ा उसका पॉइंट लगाना है ना। पेशेंट को नहीं पता होता है कि ये किस चीज के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट को पता होता है कि सिर्फ कमर दर्द का उपचार चल रहा है। लेकिन आज के डेट में अगर कोई पेशेंट चाहे तो उस पॉइंट्स को सर्च कर सकता है कि अच्छा ये मेरा जो पॉइंट लग रहा है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो मुझे रोज निडिल लग रही है, वो किस किस प्रॉब्लम में काम में आता है। तो वो पता कर लेगा कि अच्छा यहाँ तो मेरा एडिक्शन वाला भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ओह, तो स्मार्ट, सभी लोग काफी स्मार्ट हो गए, तो पेशेंट भी आजकल स्मार्ट हो गया। तो उसको भी हम लोग ना ये सब सुविधा अब है ना। हम जैसे क्लोसिन का है, आपके कोई भी कफ सिरप लेते हैं या फिर कफ के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसके सभी कुछ इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वैसे ही एक्यूपंक्चर पॉइंट के भी।
सर्च कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा साइंस हो चुका है अब टीसीएम एक्यूपंक्चर, है ना। पहले भी था, आज भी है, और आप सभी लोगों को पता ही भी होगा कि टीसीएम एक्यूपंक्चर को सरकार ने मान्यता भी दे दिया है। और ये गैजेट भी पास हो चुका है टीसीएम एक्यूपंक्चर का, जिसमें अब जल्द ही इसके सिलेबस पे काम हो रहा है। जैसे फिजियोथेरेपी का कोर्सेस होता है, एक यूनिवर्सिटी ही कराती है, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस यूनिवर्सिटी कराती है, वैसे ही अब टीसीएम एक्यूपंक्चर का कोर्स जल्द ही यूनिवर्सिटी कराएगी, है ना। जल्द ही वो कॉलेज जहाँ पे टीसीएम एक्यूपंक्चर सीखने में लोगों को कम से कम मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया एक कोर्सेज का खर्च करना पड़ सकता है टीसीएम एक्यूपंक्चर सीखने के लिए। तो जल्द ही वो दिन आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के पास अभी जो लोग नहीं सीख पाए हैं, जो अभी बाकी है, बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट तो टीसीएम एक्यूपंक्चर हम लगभग 2017 से ही करा रहे हैं, 16 से ही करा रहे हैं। तो बहुत सारा बैचेस हमारा हो चुका है, कम से कम 20-25 बैच जरूर हम लोगों ने टीसीएम एक्यूपंक्चर का कराया है। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट बैच होगा, क्योंकि अगला ये 1 साल का ही कोर्स होता है टीसीएम एक्यूपंक्चर का। और फिर जब गवर्नमेंट इसको निकाल देगी कोर्सेज, तो फिर हम लोग तो करा नहीं पाएंगे इस तरह का कोर्सेज। अभी जब भी जो भी संस्थाएं जो अभी चला करा रही है वो करा रही है। जब गवर्नमेंट इस कोर्स को निकाल देगी तो हम लोग डिप्लोमा नहीं करा पाएंगे। फिर हम लोग अगर अफिलिएशन लेंगे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तब जाकर के चला सकते हैं। तो ऑथराइज कोर्स हो जाएगा फिर, है ना, 1 आध साल बाद। तो फिर वही चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट छोड़िए, वो सब बात की बात है। जो अभी सीखना चाहते हैं उसके लिए है कि जो हमने अपने टीसीएम को पंचर में रखा है सिलेबस, आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे, कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर सभी के माध्यम से हमने डिटेल भेजा है। फिर भी बहुत सारे लोगों को रहता है कि फुल डिटेल में भेजिए, है ना। तो फुल डिटेल भी है, क्लास में हम धीरे धीरे हम सब करके बता देंगे। फिलहाल हम एक्यूपंक्चर साइंस के बारे में जानना, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारा एक्यूपंक्चर साइंस है वो किस तरह से काम करता है, और क्या क्या बेनिफिट, किस किस प्रॉब्लम में ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और हालांकि आजकल टीसीएम एक्यूपंक्चर ड्राई निडलिंग के रूप में फिजियोथेरेपी में भी बहुत ही अच्छे से यूज हो रहा है ना। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। और जो हम लोग का टीसीएम एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगर पॉइंट प्लस 5 एलिमेंट पॉइंट्स भी होता है। यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी में जो ड्राई नीडलिंग यूज होता है वो ट्रिगर पॉइंट्स पे यूज होते हैं, जिसे हम एक्यूपंक्चर साइंस में लोकल पॉइंट बोलते हैं, आरसी पॉइंट बोलते हैं टीसीएम एक्यूपंक्चर में, है ना। लेकिन सिर्फ आरसी पॉइंट से काम नहीं चलेगा, है ना। साथ में, है ना, 5 एलिमेंट पॉइंट जो होते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5 एलिमेंट पॉइंट लगाने से पहले तो 5 एलिमेंट का डायग्नोसिस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो टीसीएम एक्यूपंक्चर में मेरे सिलेबस में आपने देखा होगा मल्टीपल डायग्नोसिस सिस्टम होता है। हम सारी बॉडी को देख करके, हम सामने जो पेशेंट आया उसके स्ट्रक्चर को देख करके डायग्नोस करते हैं कि इनका, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन हम उस 5 तत्व का ट्रीटमेंट नहीं करते। कभी करते हैं उस 5 तत्व का ट्रीटमेंट? हाँ, सब जानते हैं। कोई ऐसा है जो नहीं जानता है कि हमारा शरीर 5 तत्व से नहीं बना हुआ? जब 5 तत्व से शरीर बना हुआ है तो ठीक भी तो वही इनबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम होगा ना। उसके बढ़ जाने से, घट जाने से बीमारियां आएगी, चाहे कोई भी बीमारी हो, everything, है ना। चाहे वो इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, है ना, मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसी 5 एलिमेंट के इनबैलेंस से होता है। तो ऐसा सिर्फ आयुर्वेद में है कि बात विद कफ पे ट्रीटमेंट होता है। बट जो एक्यूपंक्चर साइंस है उसी 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है। लेकिन उसको बैलेंस करने से पहले बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो हमें सीखना पड़ता है कैसे डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस, 5 एलिमेंट को डायग्नोसिस करने के लिए हम छू करके, जिसे हम लोग टच थेरेपी बोलते हैं, टच डायग्नोसिस, हम पेशेंट का हाथ टच करते हैं और हाथ में, अपने हाथ में पेशेंट का हाथ लेते हैं और डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा, इनका वुड एलिमेंट बढ़ा हुआ है, फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट, छू करके डायग्नोसिस पहले भी करते थे। लोगों को लगता था ये जादू उदू करते हैं। जादू उदू नहीं होता था, वो तो डायग्नोसिस होता है ना। ओ, पल्स डायग्नोसिस बहुत पहले से चला आ रहा है।
पल्स से पता करते हैं इनका इनका कौन सा एलिमेंट बढ़ा है घटा है, कौन सा मेडियन एक्सेस हो गया डिफिशियंट हो गया है। मेडियन की भी बात करेंगे। इफ वंस तो बैलेंस कहाँ से करते हैं, होता कैसे बैलेंस है? तो छू करके हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, है ना, डेट ऑफ बर्थ से डायग्नोसिस करते हैं, है ना, बर्थ डायग्नोसिस होता है, किस मंथ में आपका जन्म हुआ है, उस हिसाब से डायग्नोसिस होता है कि आपका बॉडी में वुड एलिमेंट एक्सेस होगा डिफिशियंट होगा। हमारे पास डायग्नोसिस के लिए न्यूमरोलॉजी एक प्रेशर होता है ना, हम उससे भी जन्म तिथि के अनुसार हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, है ना, कि ये इसके डेट इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो इस व्यक्ति को ये इस एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, वुड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, फायर एलिमेंट का प्रॉब्लम आएगा, अर्थ एलिमेंट का प्रॉब्लम आएगा, मेटल एलिमेंट का प्रॉब्लम आएगा, वाटर एलिमेंट का प्रॉब्लम आएगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देख करके पता चल जाता है। और 90% कंडीशन में मैच करता है डायग्नोसिस और प्रेडिक्शन कि हाँ इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है या आने वाले समय में हो सकता है। नो, बर्थ डायग्नोसिस, क्या, क्योंकि वो एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी के साथ जन्म होता है। और ये एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये फाइव एलिमेंट जो है वो ही एनर्जी क्रिएट करता है। और मेडिसिन आपके शरीर में घुलने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा स्पीड में एनर्जी ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? बोल करके एनर्जी ट्रांसफर हम कनाडा पे कर सकते हैं, बोल करके एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? होता है बोलने से भी एनर्जी ट्रांसफर। और किसी को आप मोटिवेट कर सकते हैं फोन पे, वो भी तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ। किसी से फोन पे बात किया, वो सैड था, और आपने बात करके उसको एनर्जी दिया दिया वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ जो 2,000 10,000 20,000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो एनर्जेटिक हो जाता है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच जाती है। तो एनर्जी का जो आदान प्रदान है वो बहुत ही तेजी से होता है। और जो जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस है वो उस एनर्जी पे ही काम करता है। इसलिए एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से मिराकल रिजल्ट आते हैं, कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने निडल लगाया और पेशेंट को से पूछना नहीं पड़ेगा, पेशेंट घुटना अपने आप हिलाने लगे, अरे घुटना वाला दर्द ठीक हो गया। ओ, हम लोग तो अल्ट्रासोनिक लगा लगा के परेशान थे, ठीक नहीं होता, एक निडल लगा और पेशेंट बोलता है घुटना हिलना। कभी कभी ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है निडल लगाए काम नहीं कर रहा, जब तक तो सब अपने अपने क्षेत्र में महान चीजें होती है, चाहे वो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, फिजियो है, चाहे किसी भी तरह का रिहेबिलिटेशन वर्क है, सब अपने आप में बहुत ही महान है ना। लेकिन कभी कभी हमें हमारे पास सभी तरह का नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है किसी को आपने फिजियो से बहुत अच्छा रिजल्ट ले लिया, किसी को कैरोप्रैक्टिक से बहुत अच्छा रिजल्ट ले लिया, किसी को कपिंग थेरेपी से रिजल्ट ले लिया, किसी को हो सकता है वो सब काम नहीं कर रहा है, किसी को एक्यूपंक्चर से। तो आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं, खास करके रिहैब वर्क कर रहे हैं, है ना, पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास ये सभी टूल होने चाहिए। और सभी तरह के पेशेंट अभी आपके पास आते हैं, हो सकता है वो कोई बाहर से करा के आया हो, बोला एक्यूपंक्चर हुआ था बाहर में, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, कैरो हुआ था मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, कपिंग हुआ था, कपिंग से मेरा साइटिका ठीक हो गया था, दोबारा हो गया। उसको वही चाहिए होगा, आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर फिजियो, उसको नहीं चाहिए, वो उसने जो कराया है उससे जिसको रिजल्ट आया उसको सिर्फ वही चाहिए। तो आपके पास सभी तरह के नॉलेजेस होने चाहिए। तो कैरो जो हमारा एक्यूपंक्चर साइंस है वो फाइव एलिमेंट को बैलेंस करता है, और फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस करके रोग को संतुलित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घुटना दर्द वाला पेशेंट भी आया उसको भी हम लोग फाइव एलिमेंट बैलेंस करते हैं। और कोई डायबिटीज वाला पेशेंट आ गया, बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होता है कुछ भी कर लो, डायबिटीज डायबिटीज थायराइड ब्लड प्रेशर इंसोम्निया, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती है। ये ये वही बोल सकते हैं, है ना, जो जिनकी एनर्जी इनबैलेंस हो गई है, जो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, वही ऐसा शब्द का यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो वर्ल्ड है ये स्माइल वर्ल्ड है ना, ये स्माइल वर्ल्ड है, यहाँ पे डिजीज का कोई काम नहीं है, बीमारियों का कोई काम नहीं है, यहाँ पे रुकता नहीं है कुछ भी ना, सॉल्यूशन वर्ल्ड है ये, सॉल्यूशन वर्ल्ड है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रह सकता है। लेकिन है ना,
हमें पता होना चाहिए किसका कौन से चीजों से सॉल्यूशन होगा। तो डायबिटीज वाले को 5 एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, और हम लोग उसको मेडिसिन दे रहे होते हैं अलग से, है ना, अलग से एलिमेंट दे रहे होते हैं उसको, तो कैसे काम करेगा वो, ऑर्गन और वीक पता होता चला जाएगा। मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट को दवाई देते हैं अलग से, क्यों क्यों देते हैं? क्योंकि इंसुलिन कम निकाल रहे हैं, हम अलग से इंसुलिन दे रहे हैं उसको। आपके क्लिनिक में आप काम करते हैं, आपके साथ 2 लोग और काम करते हैं, और 10 पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो नहीं हो पा रहा है। अब 8 ही लोगों का हो पा रहा है, 2 लोग बेचारे बच जा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, क्या करेंगे आप? आपके क्लिनिक में 2 लोग थे जो आपको हेल्प करते थे, 10 पेशेंट आता था, और सबका अच्छे से ट्रीटमेंट होता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से 8 ही का लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना। इसलिए रोगी क्या है, वो बच जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? तीसरा तीसरा आदमी रखेंगे क्या? मेरे ना, हम डायबिटीज की कंडीशन में यही करते हैं, हम तीसरा आदमी हायर कर लेते हैं। वो पेंक्रियाज का काम है उतना इंसुलिन निकालना, उतना दिन से वो कर रहा था, उसका काम है निकालना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कम होता है तो अलग से दे देते हैं उसका। वो क्या होता है, और लेजी हो जाता है, और ये तो बड़ा अच्छा था, हम काम कम किए और हमको और भी हेल्प मिल गया, कल से और कम काम करेगा फिर। तो इसी तरह से हम अपने ऑर्गन को वीक करते जाते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस में उस ऑर्गन को एक्टिवेट करने के पॉइंट्स होते हैं। जो ऑर्गन को एक्टिवेट करता है और नेचुरल हार्मोन्स निकालने के लिए एक्यूप्रेशर साइंस में ऑर्गन के फंक्शनल पॉइंट होते हैं, है ना। 2 तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत डिफरेंस है। एक होता है ईएफटी गड़बड़ हो गया, एलएफटी गड़बड़ हो गया, लीवर फंक्शन गड़बड़ हो गया। फंक्शनल पॉइंट अलग है लीवर के, फैटी लीवर हो गया, लीवर इंलार्ज हो गया, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, स्ट्रक्चर के पॉइंट अलग है। तो इतना जबरदस्त साइंस है टीसीएम एक्यूपंक्चर में, कि हम ऑर्गन के फंक्शनल में प्रॉब्लम हो गया तो अलग से प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया उसके लिए अलग से निर्माण करते हैं, हमें बॉडी में इमोशनल प्रॉब्लम हो गया उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं। तो ये सभी फॉर्मूलाज, मल्टीपल फॉर्मूला सिखाया जाता है इस टीसीएम के कोर्सेज में, कि हम पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करें, कब हम लोकल पॉइंट ले, कब हम डिजिटल पॉइंट ले, कब किस पॉइंट को हीट की जरूरत है, कब किस पॉइंट को कोल्ड की जरूरत है, कब मोक्सा थेरेपी की जरूरत है, कब कलर थेरेपी की जरूरत है, कब सीरीज थेरेपी की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम टीसीएम एक्यूपंक्चर सीखते हैं तो सिर्फ एक्यूपंक्चर ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाम टीसीएम एक्यूपंक्चर है, बट हम उस पॉइंट पे, बहुत सारे लोग हैं जो निडल से आज डरते हैं, तो हम निडल के जगह पे मैग्नेट भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं, सिर्फ प्रेशर देकर के काम हो सकता है। या एक्यूपंक्चर पेन आता है आजकल, आ गया है ना, सिर्फ सटाने से एक्यूपंक्चर का काम कर जाता है, बिना निडल लगाए भी निडलिंग का काम हो जाता है। तो बहुत साइंस डेवलप कर चुका है ना, एक्यूपंक्चर से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं डायग्नोसिस, पॉइंट को डायग्नोसिस करने के लिए परफेक्ट पॉइंट कौन सा है जहां पर निडल लगाना है। इन सभी चीजों को हम अपने इस कोर्सेस में, जो 1 साल का कोर्सेस है, इसमें हम लोग सीखेंगे। अभी 5 एलिमेंट की बात चल रही थी, 5 एलिमेंट्स बैलेंस कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स कम हो गया, है ना, कैसे वो 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में पूर्ति होगा। एक तो डायग्नोसिस का प्रक्रिया हमने सीख देखा, कि हम लोग छू करके, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, फेस देख करके, आईज देख करके, टंग देख करके, टंग को देख करके हम लोग बॉडी के सिम्टम, बाकी पेशेंट का जो बीमारियों का सिम्टम्स होता है, उन सिम्टम्स के आधार पे, है ना, हम लोग तय करते हैं कि इसका क्या क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा एलिमेंट एक्सेस है या डिफिशियंट है। वो एलिमेंट या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। अच्छा, वो बढ़ कहाँ पे जाता है और घट कहाँ पे जाता है? आपने देखा हो कि जो आज का क्लास है उसमें हमने लिखा है मेरिडियन, मेरिडियन जिसे हम ऊर्जा प्रवाह पथ के रूप में जानते हैं, ऊर्जा प्रवाह पथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊर्जा प्रवाह पथ होते हैं, जो सिर्फ एक पंचर साइंस वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं, है ना। दूसरे व्यक्ति को ना कि ये एक मेरिडियंस किसी तरह के
एक्सरे या एमआरआई या किसी भी तरह के स्कैनिंग में ये मेरिडियन नहीं आते हैं। यानी कि ये जो चीज दिखाई नहीं दे रहा वो कैसे होगा। ये तो आप कह रहे हैं कि है, बट है कि नहीं है अब कैसे हम मानेंगे। ऐसे भी होते हैं कुछ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे हो। तो उनको बताइए, बहुत सारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं पर होती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका प्राण वायु, जो उस प्राण पथवे से गुजर रहा है। आप प्राण वायु को ही नहीं देख पा रहे हैं, जिसपे आप जीवित हैं, जो आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वही प्राण वायु है ना वो। और वो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं, वो अस्तित्व में। तो उसी तरीके से उस प्राण वायु का जो पथवे हमारे बॉडी में सभी जगह पे जो जाता है ना, वो किसी भी स्कैनिंग में नहीं आता बट होता है। उस एक वो एक निश्चित दिशा से, निश्चित गति से, है ना, एक सही दिशा में प्रवाहित होते रहता है। उसके प्रवाह पथ में अगर कमी आ गई या फिर अधिकता हो गई, आप लोग की स्क्रीन पे मेरिडियन दिख रहा है क्या? अच्छा, चार्ट भी एक्टिव नहीं किया था मैंने। मेरिडियन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? थोड़ा कि कोई व्यक्ति एक मैसेज डाल दीजिए ताकि मुझे पता चले। स्क्रीन पे मेरिडियन का वीडियो चल रहा है? ओके। तो यही पथवे है जो हमारे बॉडी में प्रवाहित होते रहता है। और ये बहुत सारा पथवे है, बहुत सारे पथवे है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और यही पथवे जो है, इसमें बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे ना बीच बीच में, और वो कुछ नाम से इंडिकेटेड है। कहीं पे किडनी 24, कहीं पे किडनी 25, कहीं पे रेन, कहीं पे स्टी स्टोमिक्स, है ना, इससे लिखा हुआ। ये जो ऊर्जा प्रवाह पथ है, यही वो 5 एलिमेंट को कैरी करता है और बॉडी के अलग अलग सभी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। हर मेरिडियन का, हर ऊर्जा प्रवाह पथ का अलग अलग काम है ना। कोई हमारे बॉडी के ना फ्रंट साइड में ऊर्जा प्रवाह पथ कर रहा है, कोई हमारे बॉडी में साइड में ऊर्जा प्रवाह पथ कर रहा है, दे रहा ऊर्जा को प्रवाह पहुंचा रहा है। कोई हमारे बॉडी में बैक साइड में ऊर्जा प्रवाह पथ को प्रवाहित कर रहा है। तो सभी जगह पे पूरे बॉडी में ये ऊर्जा प्रवाह पथ प्रवाहित होते रहते हैं हमारे दिनचर्या में। या फिर हम 5 एलिमेंट के संपर्क में अ, कौन है जो यहाँ पे कोई है ऐसा व्यक्ति जो 5 एलिमेंट के संपर्क में हमेशा रहता है? या हमेशा तो रहना पॉसिबल नहीं, मतलब कि प्रॉपरली 24 घंटे में या फिर 7 डेज में उन्हें लगता है कि नहीं मैं अच्छे से मैं इस 5 एलिमेंट्स में वो हो जाता है। 5 एलिमेंट्स मतलब हवा, कौन सा हवा? पंखा का हवा, नेचुरल हवा, नेचुरल एयर, है ना, आर्टिफिशियल एयर, नेचुरल एयर, नेचुरल फायर। नेचुरल फायर कहाँ से मिलता है? सूर्य भगवान से मिलता है, धूप, नेचुरल फायर। और कब हम मिट्टी के संपर्क में आए, याद कीजिए आप, कभी मिट्टी के संपर्क में आए हुए कितने दिन हो गए? जूता पहन के उतरते हैं, चप्पल पहन के उतरते हैं, चलते भी मॉर्निंग वॉक भी करते हैं तो जूता पहन के करते हैं। कब आप अर्थ के संपर्क में आए हैं? जब तक उसके संपर्क में जाएंगे नहीं तो वो एनर्जी देगा कैसे आप? कब आप मेटल के संपर्क में आए हैं? पहाड़ों पे कभी गए हैं घूमने? पहाड़ों पे नहीं गए। नेचुरल वाटर तो नेचुरल मिल जाता है, जो हम नीचे से भी लाते हैं नहाते हैं, वो नेचुरल वाटर ही होता है, इसलिए वाटर एलिमेंट अच्छा होता है हम लोगों को। लेकिन कभी कभी लोग जो है उसको भी अवॉइड करते हैं आराम से, है ना, वाटर की भी कमी हो जाती है बॉडी में। और ये सही डायरेक्शन में निकलना भी चाहिए ना, टॉक्सिन्स जो है हमारे बॉडी से, है ना, आदान प्रदान ये होते रहना चाहिए, नहीं निकल पाता है। ना हम अच्छे से वो 5 एलिमेंट को रिसीव कर पाते हैं, है ना, ना हमारा एनर्जी वहां से एक्सपेल हो पाता है, निकल पाता है। पसीना के जरिए हमारा ना बैड एनर्जी, जो बैड एलिमेंट्स है, टॉक्सिन्स है, बॉडी से बाहर होता है। लेकिन हमें हमें स्वेटिंग नहीं होती है, हमें पसीना नहीं चलता, हम लोग उसके उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी गर्मी हुआ
एसी चला लिए तो उससे भी है ना, तो कभी कभी पसीना निकलने का नौबत ही नहीं आता, इसलिए हम लोग के पास 5 मिनट्स एनर्जी हमेशा बैलेंस हो जाती है। ज्यादातर कंडीशन में लोगों का ना फायर एलिमेंट एक्सेस होता है। अभी आप लोग यदि डायग्नोसिस करेंगे अपना अपना, सब लोग अपना डायग्नोसिस कर सकता है, अभी जितने भी लोग हैं, खुद से खुद से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं अपना। राइट हैंड लीजिए और लेफ्ट हैंड के ऊपर में रखिए, टच कर फील कीजिए। आपने जब वहां पे टच किया तो आपके हथेली में कैसा, क्या कौन सी एनर्जी फील हो रही है? ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? अगर नेचुरल है, अगर ज्यादा चिल करके नहीं बैठे हुए एसी, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में है, टच करके देखिए। अगर 22 लोग हैं, इसमें से मिनिमम 15 लोग को हल्का वार्म फील होगा, हल्का गर्म फील होगा, मतलब वो हीट एनर्जी एक्सेस हुई, फायर एक्सेस हो रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए। किसी ने डायग्नोसिस किया, टच किया, टच करने से क्या फील रहा है? हल्का हीट फील कर रहे हैं, गर्म? किसी का ठंडा भी फील कर रहे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे, जैसे मैंने 5 बताया कि 5 7 जो हैं वो कोल्ड में भी होंगे, उनको ठंडा लगा होगा। लेकिन मैक्सिमम वाले जो है वो क्या है? फीलिंग, मैक्सिमम मैक्सिमम फीलिंग। इसलिए प्रॉब्लम ही मैक्सिमम हीट वाला, फायर एक्सेस, यांग एक्सेस बॉडी में हो रहा है। जब तक हम खाली पैर नहीं चलेंगे, घासों पे नहीं चलेंगे, हम चलते ही नहीं, कहां से एनर्जी रिसीव? जितने भी इन एनर्जियां होती है जो अर्थ से रिसीव होती है, अर्थ से, और जितने भी यांग एनर्जी है वो हमें स्काई से प्राप्त होता है। स्काई वाली एनर्जी तो बहुत सारे रेडिएशन के जरिए, मोबाइल के जरिए खूब मिल रहा है बॉडी में, भरपूर मात्रा में। आप नहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपका रेडिएशन आपके पास आ रहा है, तो स्काई वाला एनर्जी आपको खूब मिल रहा है, भरपूर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फायर सबके बॉडी में एक्सेस है। तो अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक्यूपंक्चर तो सीखेंगे ही हम लोग, लेकिन आपका अगर बिगड़ा हुआ है, अगर नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो ये हीट है वो 1 महीने में कम हो जाए, एक आध महीना कम में, 1.5 महीना में कम हो जाए, क्योंकि लंबे समय से बढ़ा हुआ है, रूटीन गड़बड़ है, इसलिए हो रहा है। तो खाली पैर चलिए, घास पे चलिए ना, मिट्टी पे चलिए, है ना, 1 महीने चल करके देखिए, एनर्जी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आंख की रोशनी अच्छी हो जाएगी। अब इन एनर्जी और यांग एनर्जी, जैसे ही यांग एनर्जी एक्सेस होता है, यांग मतलब कि हीट, और इन मतलब कोल्ड। जब हम टीसीएम पढ़ेंगे तो ये एक टीसीएम का वर्ड है, यांग और इन। इन मतलब कोल्ड और यांग मतलब हॉट, फायर। तो जैसे ही फायर एनर्जी एक्सेस होगा, आंखों में चश्मा लग जाएगा, नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, हेयर, बाल पकने लगे, कम उम्र में बाल पकने लग जाएंगे ना, स्किन ड्राई हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, टंग रेड, टंग का टीप रेड मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। तो ये जो टीसीएम साइंस है, इन्हीं सब, जब आप समझ सकते हैं कि ये डायग्नोसिस सिस्टम टीसीएम का साइंस है, सॉल्यूशन भी इसके पास, सॉल्यूशन बढ़ रही है। और एक उपनिषद साहित्य में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ये जो आपने देखा था वो मेरिडियंस, यही मेरिडियन, यही ऊर्जा प्रवाह पथ है। अब स्टोमिक मेरिडियन, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे स्टोमिक मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन है। तो किडनी मेरिडियन का मतलब ये नहीं कि वो किडनी से उसका संबंध है ना, ये किडनी मेरिडियन जो पैर से, सोल से स्टार्ट होता है, सोल से, यहां से उसका फर्स्ट बिंदु है, और सोल से स्टार्ट होता है और चेस्ट में जाकर के खत्म होता है। तो ये किडनी मेडियन का मतलब ये नहीं कि किडनी मेडियन सिर्फ किडनी ऑर्गन, एक नाम दिया गया है। जैसे न- यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे का मतलब ये थोड़ा ना कि सिर्फ वो यमुना में जाता है, यमुना के लिए काम होता है। यमुना एक्सप्रेसवे बहुत सारे, है ना, यूपी में बहुत सारे स्टेट को, बहुत सारे जिला को जोड़ता है, बहुत सारे जगह पे जाता है वो, है ना, सब जगह पे पहुंचता है। उसका नाम से उसका रोड का कोई वैसा बहुत ज्यादा ना, ये एक है कि
इस तासीर का व्यक्ति है, उसका क्वालिटी है कि वो यमुना में के किनारे किनारे ज्यादा चलता है ना। लेकिन वो सभी जगह स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट में कवर करता है, बहुत सारे जगह पे जाता है। तो ये जो पथवे हैं वो हमारे हाईवेज की तरह ही हैं, जो हमें बहुत सारे हाईवे मिलते हैं। और उस हाईवे पे आप देखते हो कि जगह जगह पे कहीं पे पेट्रोल भरा रहा है, कहीं पे एयर भरा रहा है, कहीं पे आपको खाने की चीजें मिल रही है, कहीं पे गाड़ी पे और कोई कुछ जरूरत है, वो सारी चीजें जगह जगह पे बनी हुई मिलता है, वहां से आप रिसीव करते रहते हैं। ठीक वैसे ही ये जो पथवे है, ये जो हाईवे है, उसमें जगह जगह पे जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग एनर्जी रिसीव, कहीं पे पेट्रोल पंप है, कहीं पे एयर मिल रहा है, कहीं पे मैकेनिक है, कहीं पे रेस्टोरेंट है, कहीं पे कुछ है। इस तरह से सारे सामान जो है वो उसको जो भी अवेलेबल चाहिए, जो भी चाहिए ये आपूर्ति के लिए, वो सब कुछ मिल जाता है, उस हाईवे मिल जाता है ना। उसी तरीके से हाईवे में भी सारा पॉइंट्स है, सिर्फ इसको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, पहचानने की जरूरत है। तो हम हाईवेज में तो जाते तो हम पहचानते हैं, अच्छा यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल लेना है ना, यहाँ पे फायर एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे पानी वाला है तो यहाँ पे वाटर मिलेगा, यहाँ पे फूड मिलेगा, अर्थ मिलेगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा, यहाँ पे मेटल मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस पॉइंट को जानेंगे, सीखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये आपकी बॉडी में फायर को कैरी करता है। अगर आपके बॉडी में फायर कम हो गया है तो इस पॉइंट से फायर लीजिए। अगर आपके बॉडी में फायर ज्यादा हो गया, कभी कभी एयर ज्यादा भी हो जाता है, एयर निकालने का भी व्यवस्था होना चाहिए, होता है ना, एयर ज्यादा हो जाता है, इंजन हीट हो गया, उसको बंद करना होता है, ठंडा करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये सभी सिस्टम है यहाँ पे, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं विथ लॉजिकल, है ना। कभी कभी होता है ट्रैफिक, हाईवे क्या होता है, जाम हो जाता है। हाईवे जाम में तो सब रुका रहता है क्या, आदमी, कोई रुकता है, हाईवे जाम होता है उसमें एक साइड पैसेज वे बना रहता है, पैसेज पथ जो साइड से निकल जाता है, अच्छा ये लिंक पथ होता है, तो उससे कनेक्टेड होता है, वो कहीं और जाकर के फिर उसी में मिल जाता है पूरा हाईवे। जहां पे जाम है उसको छोड़ करके आप दूसरी जगह निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी कभी कभी एनर्जी जो होता है वो ब्लॉक कर जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का होता है, अच्छा इसमें से ज्यादा हो गया और उधर कम है, इसमें से निकाल करके कुछ लोड उधर कर दो। इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं मेरिडियन को। और बैलेंस करके तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कहीं पे वायु तत्व रिसीव करने का पॉइंट है, कहीं पे अग्नि तत्व रिसीव करने का पॉइंट है, कहीं पे अर्थ एलिमेंट रिसीव करने का पॉइंट है, कहीं मेटल, कहीं वाटर, है ना। और कहीं पे लगता है कि बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो गया, उसको निकालना है, कभी लग रहा है कहीं पे एनर्जी बहुत कम हो गया, उसको बढ़ाने का एनर्जी कम और ज्यादा हो गया, कहीं पे यांग बढ़ाना है उसका पॉइंट है, कहीं पे yin बढ़ाना है उसका पॉइंट है। तो ये यही हम एक सालों में सीखते हैं कि ये सब पॉइंट, कौन से पॉइंट से क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन होता है। और काफी बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है, हमारे पास आते हैं पूछते हैं कि वो डिस्टेंस में सीख पाएंगे क्या एक्यूपंक्चर को, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आकर के तो हो नहीं पाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमने हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन में है, और सब बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है वो लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर, जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पता होगा आप लोगों के, महाराष्ट्र में एक्यूपंक्चर का काउंसिल बन गया है, और वहाँ पे रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम आपके इंस्टीट्यूशन से सीखे हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे उनको लाइसेंस मिला है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन सीखा है उन्होंने, एक भी दिन ऑफलाइन कोर्सेस नहीं किया। हमारे पास जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक बिंदु टोटल, जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बिंदु के प्रैक्टिकल वीडियोस हैं। उस पे कैसे, उस पॉइंट को कैसे एक्यूरेट फाइंड करना है कि ये पॉइंट यहाँ पे तो पिक्चर में दिख रहा है, बट यहाँ तो एक्यूरेट क्या है, किस क्या मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेट पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। इसके साथ प्रैक्टिकल वीडियो बना हुआ, कैसे यहाँ पे निडलिंग करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, कितना अ, चुन हमें अंदर इंसर्ट करना है, किस डायरेक्शन में इंसर्ट करना है, इन सब के साथ टोटल जितने भी पॉइंट है सबका प्रैक्टिकल वीडियो बनवाना है, जो बार बार, जितना बार आप देखेंगे, हम देखते हैं, हमने भी ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह के कोर्सेज किए हैं टीसीएम एक्यूपंक्चर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो ऑफलाइन किया था टीसीएम एक्यूपंक्चर का कोर्सेज,
तो वहां पे जिस तरह से जितना दूरी से दिखाई दे रहा था प्रैक्टिकल, क्या पॉसिबल है कि अगर 50 का बैच चल रहा है, 30 का बैच चल रहा है, तो एक सर है जो नेडलिंग कर रहे हैं, वो भी क्या प्रोजेक्टर में ही दिखाते हैं, वहां पे एक व्यक्ति बैठा होता है, उस पर निडल लगता है, और आप स्क्रीन में देख रहे होते हैं ऐसे निडल लगा, और वहां पे रिकॉर्डिंग भी नहीं होती कि वो आपको मिल पाएगी। बट यहाँ पे क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होती है, जो आप एक प्रैक्टिकल करते हुए वो बार बार जितना बार चाहें उतना बार जूम करके उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है, आप निसंदेह फुल प्रैक्टिकल क्लासेस कर सकते हैं, कैसे नडलिंग करनी है। आज बहुत सारे कोर्सेस हो रहे हैं डिस्टेंस मोड में एक पंचर के, और बहुत ही अच्छे से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1% भी डाउटफुल कंडीशन नहीं रहेगा कि आपको नडलिंग ना लगाने नहीं आएगा, ड्रिल को कितना लगाना, इसमें कोई डाउट है संदेह है। तो एक पंचर साइंस के मैंने अपने तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया कि ये किस तरीके से काम करता है हमारा एक्यूपंचर ना, कहाँ पे काम करता है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। और जो हमारा कोर्स है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस अपना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसमें कम से कम 10 कोर्स का एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो बनाया हुआ है, जिसमें स्काल्प एक्यूपंचर, टर्टल एक्यूपंचर, टर्टल एक्यूपंचर से एब्डोमिनल एक्यूपंचर बढ़ जाता है, टन बैलेंस सिस्टम है ना, बाइसोमा एक्यूपंचर, इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिस्टम को हम लोगों ने उसमें ऐड किया हुआ है। और आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और नेक्स्ट संडे से हम लोग कंटिन्यूअस अपने क्लासेस को करेंगे। और फर्स्ट डे से, आज तो डेमो क्लासेस था, बहुत सारे डायग्नोसिस सिस्टम हम सभी लोगों को सीखना है। और भी किसी तरह का आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो। और अगर आप वीडियो को देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद आपको किसी तरह का कोई क्वेरी हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो भी आप हम लोग के ग्रुप में नंबर है, उस नंबर से कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं किसी तरह का। तो बाकी तो मैंने अपने स्तर से सब कुछ समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह की दिक्कत हो, फिर भी आप लोगों को लगे कि कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नम नम्रता का नंबर होगा आप लोगों के पास, मेरा भी नंबर आप लोगों के पास है ही। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग, टाइम हो गया है, क्लास क्लोज करेंगे। मेडियन हम लोगों ने पढ़ लिया ही है, पढ़ा नहीं मतलब मेडियन कैसे काम करता है मैंने ये बताया है ना, किस तरह से मेडियन वर्क करता है, मेडियन क्या होता है या नहीं होता है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड कोल्ड एंड राइट हैंड हीट क्यों है ना, तो हमने एक बेसिक चीजें हम लोग को बताई थी कि किसी का यांग बढ़ जाता है, किसी का इन बढ़ जाता है। जिसका यांग बढ़ गया उसका इन घट जाएगा, जिसका इन बढ़ जाएगा उसका यांग घट जाएगा। मतलब कि अगर बॉडी गर्म हो गया तो ना, क्या हो गया है, ठंडक कम गया उसके बॉडी में ना। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि इसका तो एक हाथ गर्म है और एक हाथ ठंडा, तो ऐसा भी होता है जब बीमारियां पुरानी हो जाती है, जब बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है तो, या फिर एक्यूट कंडीशन में जब बीमारियां होती है, एक्यूट कंडीशन देखना, जो व्यक्ति का फीवर लगा हुआ है पूरा जोर से, 103 104 बुखार है, बॉडी गर्म है पूरा, और उसको ठंडा लग रहा है, रजाई भी हो रही है, दोनों चीजें होती है, गर्म भी हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। या इसका भी हम लोग बैलेंसिंग करने का ना, इसको बोलते हैं यांग भी एक्सेस हो गया और इन भी एक्सेस हो गया, तो इसे भी हम लोग बैलेंस करना सीखे। सभी का अलग अलग फॉर्मूला है ना, बहुत तरह का फॉर्मूलाज होते हैं बनाने का। कोई नॉर्मल फाइव एलिमेंट को बैलेंस करता है, कोई यांग इन को बैलेंस करता है, कोई यांग और इन दोनों एक्सेस या डिफिशिएंट है उसको बैलेंस करने के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सभी तरह के प्रोटोकॉल मेकिंग फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे कि खुद से कैसे प्रोटोकॉल बनाना है। आप लोगों ने जितना भी तरह का बुक देखा होगा ना, फिक्स प्रोटोकॉल का बुक देखा होगा, किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है, ये किसी तरह के बुक में नहीं मिलता है। लेकिन हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि आप जैसे ही ये कोर्स करेंगे तो आपको अ, खुद से अगर कोर्स करने से तो प्रोटोकॉल बनाना नहीं आता है, इतना तो है, मतलब कोर्स को अच्छे से पढ़ के समझना पड़ता है ना।
जब आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, टाइम से ज्वाइन करेंगे, है ना, एक मिनट मिस नहीं करेंगे, तो जरूर आप अच्छे प्रैक्टिशनर बनेंगे और खुद से बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग क्लास ज्वाइन कर जाते हैं और उसके बाद फिर अपना आराम से वीडियो के पे डिपेंडेंट रहते हैं, वीडियो तो मिल ही जाएगा, फिर वो वीडियो भी नहीं देखते हैं, अच्छा ठीक है कल देख लेंगे, फिर कुछ सोचते हैं कि परसों देख लेंगे, पता चलता है देखते ही नहीं। तो यदि आपने अच्छे से मन से लगन से क्लास किया तो आप जरूर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, चाहे वो किसी इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम का प्रोटोकॉल बनाना हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम का प्रोटोकॉल बनाना हो, चाहे वो फिजिकल मेंटल किसी भी तरह का डिजीज का प्रोटोकॉल बनाना होगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं थ्योरी को सीख कर। तो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग संडे को रखेंगे, इस संडे को एक सैटरडे को क्लास होगा, संडे को तो हम लोग का टीसीएम ट्रैवलिंग का क्लास चल रहा है। और नेक्स्ट संडे से एक दो संडे और मेरा ट्रायोजन बचा हुआ है, और ट्रायोजन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास करके हम लोग उसको खत्म करेंगे। आपके ग्रुप में सारा डिटेल के साथ मैसेज जा रहा है, और फी कितना है, टाइम कितना लगेगा, वो सभी के साथ क्या क्या सिलेबस है। ओके स्माइल, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन था क्या, क्या मानसी क्वेश्चन है क्या कुछ? मानसी, मानसी मानसी कुछ करना है। तो हीट होगा या नहीं नहीं दोनों ही है ना? मानसी तुम्हारा हीट, और अगर दोनों है तो दोनों बढ़ा हुआ है। दोनों को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसको अगर लगाओगी नेट प्रेशर लगाओ फिर बैलेंस हो जाएगा, जिसमें जिनका ही बढ़ा हुआ है कुछ पॉइंट है लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। अगर लग रहा है कि यांग इन दोनों बढ़ा हुआ है ना, हाँ, एक हाथ गर्म है और एक हाथ ठंडा है, तो अब कुछ पॉइंट है लगा सकते हैं। ये सिम्टम दिखा रहा है कि आपकी बॉडी में यांग भी बढ़ एक्सेस है और इन भी एक्सेस है, दोनों को बैलेंस करने के लिए पॉइंट लगाएंगे। तो CV4, CV6, K3, K6। कभी कभी हमें, हम लोग जो डायग्नोसिस करते हैं ना बाबू, तो और डायग्नोसिस करते हैं तो हमें देखना होता है, हमने बताया ना बहुत तरह का डायग्नोसिस मेथड होता है। एक तो आपने छू करके देखा तो आपने देख रहा कि देखा कि एक हाथ ठंडा है एक हाथ गर्म, चलो यांग इन दोनों। लेकिन हम दो तीन चीजों से तय करते हैं कि इनका यांग एक्सेस है या फिर गर्म, यहाँ तो मिल रहा है कि दोनों ही है ना। फिर देखेंगे उनका टंग देखेंगे, रेड तो नहीं है, या फिर पेल तो नहीं है, व्हाइट तो नहीं है ना, तो हम टंग देख के पहचानते हैं, है ना। वो व्यक्ति का पर्सनालिटी देखे, क्या वो व्यक्ति हाइपर एक्टिविटी वाला है ना, उससे कि हाइपर एक्टिविटी वाला मतलब कि शांत रहता है बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है मतलब, तो उससे भी डायग्नोसिस करते हैं ये इनका यांग एक्सेस है या नहीं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, फिलहाल आप ये कुछ पॉइंट लगाइए, फिर जब आप धीरे धीरे जब सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये इनका है ना, अ, हाथ और एक हाथ गर्म और एक हाथ ठंडा तो है, बट बाकी जो सिम्टम्स मिल रहा है वो यांग वाला मिल रहा है। ये हाइपर एक्टिव व्यक्ति हैं, इनको नींद कम आता है, इनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, इनका टंग रेड है, तो मल्टीपल तरह के डायग्नोसिस मिल रहे हैं ना, जिससे आप तय कर पाएंगे कि ये इनका बॉडी में यांग एक्सेस है, यांग वाला कंट्रोल करने वाला पॉइंट है। तो फिलहाल आप ये चार पॉइंट लगाइए, और फिर अच्छे से डायग्नोसिस करना सीखिए, है ना। सिर्फ एक दो एक से टच करके नहीं पहचान लीजिए कि गर्म है या फिर ठंडा। तो आज क्लास नहीं था, सिर्फ डेमो था आप लोगों के लिए, मैंने इसलिए कुछ लिख के बताया नहीं आप लोगों को। बट नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगी तो हम आप लोगों को जरूर अच्छे से और डिस्क्राइब करके बताएंगे। सैटरडे को मिलते हैं फिर ऑनलाइन। स्माइल नाइट।